हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल कॉन्सेप्ट्स एवरीडे वंस अगेन। और इस वीडियो में हम मनोविज्ञान का विकास क्रम जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार मनोविज्ञान की स्टडी हुई है और किस प्रकार यह स्टडी आगे बढ़ी है। देखिए फ्रेंड्स, जब हम कहते हैं मनोविज्ञान, इसका सीधा सा मतलब हम निकालते हैं मन का विज्ञान। तो यह मन का जो स्ट्रक्चर है, ये मन क्या है, कि मन आत्मा है कि क्या है। इस प्रकार वैज्ञानिकों को भी शुरू में कन्फ्यूजन रहा था कि मनोविज्ञान को हम किस रूप में परिभाषित करें और उसका अध्ययन करने का प्रयास करें। तो फ्रेंड्स, मनोविज्ञान की जो परिभाषा है स्टडी के परिप्रेक्ष्य में 4 बार चेंज हुई है। तो हम देखते हैं कि किस किस स्टेज में, कौन सी सेंचुरी में क्या परिभाषा चली, कितने समय तक चली, हम जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला जो स्टेज था उसमें मनोविज्ञान को परिभाषित किया गया था आत्मा के विज्ञान के रूप में। यानी कि जब हम कहेंगे मनोविज्ञान, उसका मतलब होगा हम आत्मा का विज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं, यानी साइंस ऑफ सोल। और इस थॉट के जो समर्थक थे वो थे यूनानी दार्शनिक प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे इत्यादि। ये शुरू में जो स्टार्टिंग में मनोविज्ञान का अध्ययन हुआ उसमें कहा गया कि आत्मा का विज्ञान ही मनोविज्ञान है, और जो भी हम आत्मा के बारे में जानेंगे या समझेंगे, अध्ययन करेंगे, वही आत्मा का विज्ञान होगा, यानी मनोविज्ञान होगा। और यह परिभाषा दोस्तों 16वीं शताब्दी में चली, यानी 1500 की ईस्वी के बाद जो भी हमारे पास शताब्दी आई, वह शताब्दी आत्मा के विज्ञान को ही मनोविज्ञान के रूप में मानी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, दूसरे स्टेज में बोला गया कि आत्मा का विज्ञान हमें पता नहीं है, आत्मा का स्ट्रक्चर हमें समझ नहीं आता, तो अब हम इसे कहते हैं मन का विज्ञान। तो फ्रेंड्स, इस थॉट के समर्थक थे थॉमस रीड, पोम्पोनॉजी, लॉक और बर्कली। और भी दार्शनिक थे जो ये सोचते थे कि मनोविज्ञान का मतलब होना चाहिए मन का विज्ञान, साइंस ऑफ माइंड। अब देखिए फ्रेंड्स, आत्मा के बारे में भी वही कन्फ्यूजन था कि उसका स्वरूप क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। जब उसका स्वरूप पता चलेगा, स्ट्रक्चर मालूम होगा, तभी हम उसका अध्ययन कर पाएंगे। उसी प्रकार मन के बारे में भी कन्फ्यूजन हुआ कि मन का क्या स्ट्रक्चर है, मन को हम कैसे जान सकते हैं। तो यह बिल्कुल क्लियर नहीं है। और ये परिभाषा 17वीं शताब्दी में चली, मतलब 100 साल तक बोला उन्होंने कि ये आत्मा का विज्ञान है, फिर बोला कि मन का विज्ञान है। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि ये परिभाषा कब तक चली। फिर आगे तीसरी स्टेज में आ गया, फिर मनोविज्ञान हो गया चेतना का विज्ञान, यानी साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। हम कितने अवेयर हैं, कितने जागरूक हैं, इस प्रकार के जो विज्ञान है स्टडी करेंगे हम चेतना के बारे में, तो वो हो जाएगी मनोविज्ञान। ऐसा कुछ शताब्दियों बाद हुआ। और इस विचार के जो समर्थक रहे वो रहे विलियम जेम्स, विलियम वुंट, जेम्स सली। ये सभी मनोवैज्ञानिक रहे और ये 19वीं शताब्दी है, मतलब 17वीं शताब्दी तक 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान की परिभाषा आई थी मन का विज्ञान, और 19वीं शताब्दी में परिभाषा आ गई चेतना का विज्ञान। यानी 200 साल तक मन का विज्ञान उन्होंने कहा, फिर 200 साल बाद फिर परिभाषा बदल गई कि चेतना का विज्ञान होगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स कि जो चेतना का विज्ञान है यह भी हमें समझ नहीं आता, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका स्वरूप क्या है। तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ने चेतना शब्द की आलोचना की। हालांकि यह 19वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान, ये परिभाषा 19वीं शताब्दी की है, यानी कि आधुनिक समय की ही है, लेकिन फिर भी और डेवलपमेंट हुआ इसमें। और फिर बाद में कहा गया कि ये मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार व अनुभूति का विज्ञान है। क्योंकि फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं चेतना की, तो हम यह नहीं जान सकते कि हम कितने अवेयर हैं, कौन कितना अवेयर है और कितना जागरूक है उसके मानसिक प्रक्रियाओं के बारे में या उसकी क्रियाओं के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार अत्याधुनिक परिभाषा हो गई व्यवहार व अनुभूति का विज्ञान, यानी मनोविज्ञान। अब मनोविज्ञान को व्यवहार व अनुभूति के रूप में परिभाषित किया जाने लगा, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल जड़ स्तर है। क्योंकि व्यवहार को हम देख सकते हैं कि कोई प्राणी कैसे व्यवहार कर रहा है,
उसे किसी एक विशेष स्थिति में क्या अनुभव हो रहा है, हम इसे बिल्कुल ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। और यह हो गई साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस। जो साइकोलॉजी थी वो हो गई साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस। और इस थॉट के समर्थक हो गए मैकडूगल, वुडवर्थ, स्किनर, वाटसन। और फ्रेंड्स, यह परिभाषा 20वीं शताब्दी यानी अपने युग की है। 1900 के बाद की शताब्दी जो आई, बिल्कुल यह व्यवहार व अनुभूति के विज्ञान के बारे में आई और इसी रूप को परिभाषित किया गया और अब तक यह परिभाषा बदली नहीं है। यानी वर्तमान समय में मनोविज्ञान को इसी परिभाषा के रूप में सर्वमान्य स्वीकार किया गया है। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, एक मनोवैज्ञानिक है वुडवर्थ। इन्होंने एक कथन दिया है और इस कथन में पूरा जो विकास हुआ है मनोविज्ञान का, किस प्रकार से उसने क्या क्या खोया, क्या क्या पाया, ये सब उन्होंने लिख दिया है वुडवर्थ ने। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स कि ये कथन क्या है। वुडवर्थ के शब्दों में वुडवर्थ कहते हैं कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मनोविज्ञान को परिभाषित किया गया था आत्मा के रूप में, फिर उसकी परिभाषा बदल दी गई थी मन के रूप में। तो सबसे पहले क्या हुआ फ्रेंड्स कि अपनी आत्मा का त्याग किया मनोविज्ञान ने, फिर इसने अपने मन का त्याग कर दिया, यानी मन की भी परिभाषा फिर चेतना के रूप में बदल गई थी कि चेतना का विज्ञान है, और फिर इसने चेतना को अस्वीकार कर दिया। और फिर अब क्या हुआ है कि अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है, यानी कि अभी जो परिभाषा मान्य है वह है व्यवहार का विज्ञान। तो इस प्रकार वुडवर्थ के शब्दों में यह कथन आपको याद रखना है। इसमें जो मनोविज्ञान है उसका विकास शामिल है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है वह है कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना लिप्जिग जर्मनी में विलियम वुंट द्वारा 1879 में की गई थी। लिप्जिग एक जर्मनी में नगर है, वहाँ पर सबसे पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि भारत में पहला मनोविज्ञान विभाग और पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कलकत्ता विश्वविद्यालय में डॉक्टर एन सेनगुप्त यानी नरेंद्र नाथ सेनगुप्त के नेतृत्व में 1960 में स्थापित हुई थी। पहली मनोविज्ञान विभाग और पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला कलकत्ता विश्वविद्यालय में डॉक्टर एन सेनगुप्त के द्वारा। मनोविज्ञान की विषय सामग्री के आयाम, यानी कि जब हम मनोविज्ञान पढ़ेंगे तो उसमें क्या क्या हम अध्ययन करेंगे, तो उसमें होंगे अनुभव, व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाएं। जैसे कि मानसिक प्रक्रिया में आ जाएगा सोचना, कल्पना करना, याद करना, इस प्रकार की मानसिक प्रक्रियाएं। व्यवहार के अंतर्गत आएगा रोना, चिल्लाना, गुस्सा करना, इस प्रकार का व्यवहार क्यों होता है। अनुभव क्या होता है, हमें इस प्रकार का अनुभव सुखद या दुखद। तो इस प्रकार से हम मनोविज्ञान के अंतर्गत इस प्रकार की सामग्री रहेगी और यह प्राणियों के बारे में बात होगी कि प्राणियों का अनुभव होगा, प्राणियों का व्यवहार और प्राणियों की मानसिक क्रियाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान में अध्ययन कर सकते हैं। व्यवहार का अध्ययन बिल्कुल कर सकते हैं, मानसिक प्रक्रियाओं का भी अध्ययन करते हैं, अनुभवों का भी अध्ययन करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, जर्मनी के विलियम वुंट जाने जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला के लिए, कंप्यूटर के क्षेत्र में कार्य करने के लिए, सामाजिक विकास का सिद्धांत के लिए या चिन्ह सिद्धांत के लिए। फ्रेंड्स, अभी अभी हमने देखा था कि जर्मनी के विलियम वुंट पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना के लिए जाने जाते हैं। साइकी का अर्थ है, फ्रेंड्स पार्ट 1 में हमने देखा था कि साइकी और लोगस शब्द साइकोलॉजी बनाता है और साइकी उसमें एक शब्द था जिसका अर्थ था आत्मा, और एक शब्द था लोगस, ग्रीक वर्ड था, इसका अर्थ था अध्ययन। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा साइकी यानी आत्मा। नेक्स्ट, किस स्थान पर प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। तो फ्रेंड्स अभी अभी हमने देखा था
कि जर्मनी के लिप्जिग में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लिप्जिग। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? फ्रेंड्स, पार्ट 1 में हमने देखा था कि विलियम जेम्स की जो पुस्तक थी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, इन्होंने लिखी थी और यही आधुनिक मनोविज्ञान के जनक थे, विलियम जेम्स, और उन्हीं की पुस्तक थी ये प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। नेक्स्ट, मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? तो फ्रेंड्स, पार्ट 1 में हमने देखा था कि मनोविज्ञान प्रारंभ में दर्शन शास्त्र का विषय था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दर्शन शास्त्र। नेक्स्ट, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है। फ्रेंड्स, मनोविज्ञान बहुत सारे 4 स्टेजेस से गुजरा है जिसमें इसकी परिभाषा बदली है। सबसे पहले थी आत्मा की परिभाषा कि आत्मा का अध्ययन, दूसरी परिभाषा आई थी मन का अध्ययन, तीसरी परिभाषा आई थी चेतना का अध्ययन, और चौथी यानी आधुनिक परिभाषा आई थी व्यवहार का अध्ययन। तो फ्रेंड्स, इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी, व्यवहार का अध्ययन। नेक्स्ट, भारत में आधुनिक मनोविज्ञान का जनक है। तो फ्रेंड्स, अभी अभी हमने देखा था कि भारत में आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं एन सेन गुप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को समझने की पद्धतियाँ। देखिए फ्रेंड्स, जब हम मनोविज्ञान स्टडी करते हैं तो उसमें कुछ प्रोसेस होती है, कुछ प्रक्रियाएं होती है जिनके माध्यम से हम जिस प्रकार आधुनिक परिभाषा है कि व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान है, तो व्यवहार को हम किस प्रकार जानेंगे, किस प्रकार समझेंगे, उसके अध्ययन करने के लिए कुछ पद्धतियाँ होती हैं। और सबसे पहली पद्धति है अवलोकन की, यानी कि हम प्राणियों को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं कि किस प्रकार वे किसी विशेष स्थिति में कैसा व्यवहार करते हैं। जैसे पशु पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं, या और भी हम किसी सिचुएशन में किसी व्यक्ति को रख सकते हैं और उसका अवलोकन कर सकते हैं कि वह उस स्थिति में किस प्रकार व्यवहार करेगा। नेक्स्ट जो मेथड है फ्रेंड्स, इसी मेथड से क्वेश्चन है कि निरीक्षण विधि में किया जाता है। निरीक्षण यानी ऑब्जर्वेशन या निरीक्षण या अवलोकन, बात एक ही है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि निरीक्षण विधि में किया जाता है अपना अध्ययन, अपने व्यवहार का अध्ययन, दूसरों के व्यवहार का अध्ययन, या व्यवहार विश्लेषण। तो फ्रेंड, निरीक्षण हम किसी दूसरे का करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरों के व्यवहार का अध्ययन। नेक्स्ट जो पद्धति है वह है व्यक्ति अध्ययन विधि। देखिए, व्यक्ति अध्ययन विधि में हम क्या करते हैं, किसी व्यक्ति के बारे में केस स्टडी करते हैं, यानी कि उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं जिससे कि हम उसकी मनोवैज्ञानिक स्थिति का अंदाज़ा लगा सकें, क्योंकि यहाँ हम उसके मनोविज्ञान को जानने की कोशिश करते हैं। तो व्यक्ति अध्ययन विधि में हम इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे हम साक्षात्कार करते हैं व्यक्तियों का, तो उसमें हम उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार केस स्टडी से हम व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट जो मेथड है, मनोवैज्ञानिक पद्धति है, मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को समझने की पद्धति है, वह है सर्वेक्षण। कभी कभी क्या होता है, जब हम कहीं जा नहीं पाते हैं किसी व्यक्ति के पास, या हमें बड़े स्तर पर व्यक्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होती है, तो हम वहाँ सर्वे भेज देते हैं, कुछ प्रश्न लिखकर भेज देते हैं, प्रश्न पत्र बनाकर, और उन व्यक्तियों से भरवा लेते हैं। तो इस प्रकार हम सर्वे करके भी मनोविज्ञान का अध्ययन कर सकते हैं। अगली जो मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को समझने की पद्धति है वह है प्रयोग। प्रयोग में क्या होगा कि जो प्रयोग करता है, जो मनोवैज्ञानिक है, वह क्या करेगा, जो वहाँ पर चर होंगे जिनको कंट्रोल कर सकता है मनोवैज्ञानिक, और कुछ आश्रित चर होंगे ये, और कुछ ऐसे चर होंगे जो निराश्रित होंगे, जो मनोवैज्ञानिक के कंट्रोल में नहीं है। तो उन दोनों को ये कंट्रोल करता है, आश्रित चर और निराश्रित चर को, और एक्सपेरिमेंट करता है कि किसी एक चर का क्या प्रभाव होगा उस व्यक्ति पर या उस प्राणी पर। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है
कुत्ते को मार रहा है, तो वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है। उस दबाव के कारण उस प्राणी में जो परिवर्तन आ रहे हैं, उसका एक्सपेरिमेंट प्रयोग करके देख रहा है कि किस प्रकार उस प्राणी का मनोविज्ञान काम कर रहा है, वह कैसी प्रतिक्रियाएं कर रहा है। तो इस प्रकार प्रयोग करके मनोवैज्ञानिक क्या करते हैं, आश्रित और निराश्रित चरों को कंट्रोल करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार उन चरों का प्रभाव उनके मनोविज्ञान पर होता है, उनकी मनोदैहिक प्रक्रियाओं पर होता है। नेक्स्ट जो मेथड है मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को अध्ययन करने की या समझने की, वह है आत्मनिरीक्षण विधि। देखिए, आत्मनिरीक्षण विधि क्या है? ये मनुष्यों की जो मनोवैज्ञानिक है वो खुद को ऑब्जर्व करने की प्रक्रिया है कि आप खुद को देखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं किसी स्थिति में। इंट्रोस्पेक्शन जिसे कहते हैं, खुद को निरीक्षण करना। तो इस प्रकार से हम अपने मनोविज्ञान को समझ सकते हैं इंट्रोस्पेक्शन करके। और यह आत्मनिरीक्षण विधि है, सबसे पुरानी विधि है। इसी से जो मनोविज्ञान का प्रारंभ हुआ है, खुद के ही नेचर को ऑब्जर्व करने के बाद मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को समझना प्रारंभ किया है। तो इस प्रकार आत्मनिरीक्षण विधि सबसे पुरानी विधि है। और इसका क्वेश्चन भी आता है कि oldest method of study of psychology is introspection method, observation method, experimental method और all of the above। तो इंट्रोस्पेक्शन मेथड सबसे पुरानी विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति अध्ययन विधि के संबंध में क्या सही नहीं है? यह एक वैज्ञानिक विधि है। बिल्कुल सही बात है, यह वैज्ञानिक विधि है। यह विधि बहुत जटिल होती है, यह बात गलत है। बहुत जटिल नहीं होती है, यह सरल और सस्ती होती है। यह कारण का पता लगाकर समस्याओं का निदान भी करती है। तो व्यक्ति अध्ययन विधि के बारे में सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह विधि बहुत जटिल होती है। अब आगे है आधारभूत मानसिक प्रक्रियाएं, यानी कि जो अब हम मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं तो उसमें कौन सी प्रोसेस को हम मनोविज्ञान के अंतर्गत मानते हैं और कौन सी प्रक्रियाओं को हम मनोविज्ञान में शामिल करते हैं और उनका हम अध्ययन करते हैं। तो अटेंशन एक मानसिक प्रक्रिया है कि आप किसी चीज़ में कितना ध्यान कर सकते हैं। तो मनोविज्ञान में अटेंशन का भी अध्ययन करते हैं कि कोई प्राणी क्यों किसी चीज़ पर अटेंशन करता है, उसकी क्या नीड होती है जिसके कारण वह अटेंशन किसी चीज़ पर देता है। और नेक्स्ट जो मानसिक प्रक्रिया है वह है संवेदना, सेंसेशन की। जब हम बात करते हैं तो इसमें 5 चीज़ें आ जाती है हमारी, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। तो इस प्रकार जो हम सेंस करते हैं, संवेदना ग्रहण करते हैं, तो यह भी एक मानसिक प्रक्रिया है और इसका भी अध्ययन मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। अगली जो मानसिक प्रक्रिया है वह है परसेप्शन, प्रत्यक्षीकरण, यानी कि हम चीज़ों को किस प्रकार समझते हैं। यदि हमने कोई वस्तु देखी या कोई तस्वीर देखी तो किस प्रकार हम उसे अनुभव करते हैं या समझते हैं, हम उसे अंदर अनुभूति किस प्रकार ग्रहण करते हैं। तो यह होता है परसेप्शन, प्रत्यक्षीकरण। सीखने को जनरली जो है व्यवहार में परिवर्तन के आधार पर परिभाषित किया जाता है, यानी कि किस प्रकार हम अपना व्यवहार बदलते हैं परमानेंटली। जैसे मान लीजिए कोई बालक है, वह साइकिल धीरे धीरे चलाना सीखता है। यदि वह एक बार सीख गया तो वह परमानेंट हो जाता है, उसे बाद में बिल्कुल आसानी से नेचुरल रूप में चला सकता है। तो इस प्रकार जो सीखना है वह भी एक मानसिक प्रक्रिया है और इसका मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट जो प्रक्रिया है वह है स्मृति, मेमोरी। मेमोरी की भी अलग अलग स्टेजेस होती हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, लघुकालिक स्मृति, दीर्घकालिक स्मृति और भी स्मृति होती है। बहुत सारे प्रकार की स्मृति होती हैं। तो ये इतने सारे प्रकार की स्मृति हैं, ये कैसे काम करती हैं, ये कितने ज़्यादा समय तक रह सकती हैं और कब ज़्यादा समय तक रह सकती हैं, इसका भी अध्ययन हम मनोविज्ञान में करते हैं। नेक्स्ट जो प्रक्रिया है वह है चिंतन। चिंतन जो है थिंकिंग प्रोसेस किस प्रकार होती है, किस प्रकार भाषा और
विचार में संबंध होता है, इसका भी अध्ययन हम मनोविज्ञान में करते हैं। या भाषा पहले आती है या विचार पहले आता है, ये भी अलग अलग साइकोलॉजिस्ट मनोवैज्ञानिक अलग अलग बात करते हैं इसके बारे में भी। तो इसके बारे में भी हम मनोविज्ञान में अध्ययन करते हैं। इसकी बहुत सारे सिद्धांत भी हम पढ़ते हैं। चिंतन के वाइगॉत्स्की की थ्योरी भी में भी चिंतन के बारे में कहा जाता है। पियाजे भी चिंतन के बारे में बात करते हैं। तो इस प्रकार मनोविज्ञान में हम चिंतन का भी अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट जो है वह है शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी। अभी तक हमने देखा कि साइकोलॉजी की हिस्ट्री किस प्रकार थी, कैसे उसका स्वरूप बदला, डेवलपमेंट के स्टेजेस हुए, अलग अलग चरणों में उसे अलग अलग परिभाषित किया गया मनोविज्ञान को। लेकिन एजुकेशन के एरिया में मनोविज्ञान क्या है, एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, इसको किसने डिफाइन किया? सबसे पहले एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में कब बात हुई, इन सब के बारे में भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले एजुकेशन साइकोलॉजी है, इसके फादर हैं एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। इनको एजुकेशन साइकोलॉजी का पिता कहा जाता है, यानी शिक्षा मनोविज्ञान के पिता थॉर्नडाइक जाने जाते हैं। ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और विलियम जेम्स के स्टूडेंट थे। विलियम जेम्स को मनोविज्ञान का जनक माना जाता है और ईल थॉर्नडाइक हैं, इनको एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी ऑफ कॉग्निटिव व्यू। कभी कभी एग्ज़ाम में बुक्स के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे पहली एजुकेशन साइकोलॉजी की बुक किसने लिखी थी, या कोई स्पेशल बुक होती है साइकोलॉजी की तो उसका नाम पूछ लिया जाता है लेखक का। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि एजुकेशन साइकोलॉजी ऑफ कॉग्निटिव व्यू, इस नाम की जो पुस्तक है वो इन 3 लेखकों ने लिखी है, जोसेफ डी नोवाक, डेविड ओसोबिल और हेलेन हेनेसियन द्वारा पुस्तक जो लिखी गई है एजुकेशन साइकोलॉजी और कॉग्निटिव व्यू। इम्पॉर्टेंट बुक है, एग्ज़ाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं स्टडी ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। एजुकेशन साइकोलॉजी में हम क्या स्टडी करेंगे, क्या पढ़ेंगे? तो एजुकेशन साइकोलॉजी में देखिए एजुकेशन से रिलेटेड बातें होंगी और एजुकेशन से रिलेटेड बातों में होगा टीचर के बारे में होगा, शिक्षार्थी के बारे में होगा यानी लर्नर के बारे में होगा, सीखने वाले के बारे में बात होगी, सिखाने वाला यानी टीचर भी होगा, इसके बारे में बात करेंगे हम एजुकेशन साइकोलॉजी में। लर्निंग प्रोसेस यानी सिखाने की प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे और इवैल्यूएशन ऑफ लर्निंग परफॉर्मेंस, तो किस प्रकार हम जो बच्चों ने लर्निंग की, बच्चों ने सीखा, उसका हम इवैल्यूएशन कैसे करेंगे, उसका हम परीक्षण कैसे करेंगे। तो ये सब प्रक्रियाएं जो हैं वो मनोविज्ञान में आएंगी, एजुकेशनल साइकोलॉजी में आएगी यानी शैक्षिक मनोविज्ञान के अंतर्गत आएंगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है? देखिए फ्रेंड्स, व्यक्तिगत समानताएं नहीं होते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। मूल्यांकन तो है ही शैक्षिक मनोविज्ञान में, पाठ्यक्रम का निर्माण भी है, अधिगम भी है, लेकिन शैक्षिक समानताएं नहीं होता है, शैक्षिक विभिन्नताएं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत समानताएं। नेक्स्ट देखते हैं शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। देखिए शिक्षक हैं, आप पढ़ा रहे हैं तो आपको ज्ञान किसका होना चाहिए? दर्शन शास्त्र का होना चाहिए या बाल विज्ञान का होना चाहिए, तर्क शास्त्र का होना चाहिए या शिक्षा संहिता का होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बाल मनोविज्ञान का। नेक्स्ट देखते हैं शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों होना चाहिए? शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान इसीलिए होना चाहिए फ्रेंड्स कि बच्चे हैं, वो मान लीजिए कोई शिक्षक है किसी कक्षा में पढ़ाने गया है, अब वहाँ पर जो बच्चे हैं वो अलग अलग विभिन्नताएं से हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं उनकी, वो किसी न किसी उम्र के हैं और उनके जो अंदर है कोई ना कोई मानसिक प्रक्रिया चल रही है, वह किसी न किसी मानसिक प्रक्रिया के स्टेज में हैं। हो सकता है कि वे अभी कल्पना कर सकते हैं, हो सकता है कि वे लॉजिकल थिंकिंग कर सकते हैं।
तो इस प्रकार की जो लॉजिकल थिंकिंग की बात हुई, चिंतन की बात हो रही है, कल्पना की बात हो रही है, स्मृति की बात हो रही है, उनकी याददाश्त करने की भी कोई क्षमता होगी। तो इस प्रकार का जो अध्ययन है वो हम मनोविज्ञान में करते हैं, और मनोविज्ञान का अध्ययन करके शिक्षक इन सब की जो है अच्छे से अंडरस्टैंडिंग ला सकता है, और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग लाने के बाद वो अपने जो शिक्षण विधि है उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ कर सकता है। टीचिंग एड्स है उसे क्या यूज़ करना चाहिए, ठोस वस्तुएं उपयोग कर की जानी चाहिए, या द्विविमीय वस्तुएं यूज़ करना चाहिए, या त्रिविमीय वस्तुएं यूज़ करना चाहिए, या लीनियर चीज़ें यूज़ करना चाहिए, चित्र यूज़ करना चाहिए कि पिक्चर यूज़ करना चाहिए, फिल्म यूज़ करना चाहिए, क्या यूज़ करना चाहिए। इन सब की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बच्चों की मानसिक प्रक्रियाओं को समझने के बाद ही आएगी। अतः शिक्षक को जो है मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, जिससे कि वे बच्चों की मानसिक प्रक्रियाओं को समझकर अच्छे से टीचिंग मेथड इस्तेमाल कर सके, और बच्चों के व्यवहार में जो परिवर्तन है वो अच्छे से ला सके। तो इसको इसीलिए शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, अब बात आती है फ्रेंड्स कि कभी कभी ये पूछा जाता है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है, एजुकेशनल साइकोलॉजी है, क्या यह प्योर साइंस है, या बेसिक साइंस है, या अप्लाइड साइंस है। तो फ्रेंड्स, अप्लाइड साइंस यानी हम किसी चीज़ को निर्माण करके उसे लागू कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा अनुप्रयुक्त क्षेत्र यानी अप्लाइड साइंस। और बेसिक साइंस यानी जो बेसिक बातें हैं वो होनी चाहिए किसी भी साइंस में। तो इस जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है उसमें साइंस की बेसिक बातें शामिल होती हैं, लेकिन प्योर नहीं होता है, बिल्कुल थ्योरेटिकल या लॉजिकल नहीं होता है एजुकेशन साइकोलॉजी। जैसे कि फिजिक्स है, फिजिक्स बिल्कुल लॉजिकल है, प्योर साइंस है, बिल्कुल थ्योरेटिकल है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एजुकेशन साइकोलॉजी वे व्यवहार पर आधारित होती है, अपने ऑब्जर्वेशन पर आधारित होती है, अनुभव पर केंद्रित होती है। लेकिन भौतिक विज्ञान बिल्कुल सैद्धांतिक है, एक रूल बना दिया तो वह बिल्कुल लॉजिकल वे में लागू होगा, परफेक्ट लागू होगा। लेकिन किसी व्यवहार के बारे में यदि हम कहते हैं तो बिल्कुल पूरी तरह लागू नहीं होता, उसका फ्लक्चुएशन होता है, वो बदलता रहता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो बाल मनोविज्ञान है, एजुकेशन साइकोलॉजी है या चाइल्ड साइकोलॉजी है, वो बेसिक भी है और अप्लाइड भी है, और तो और बिहेवियरल है, यानी कि व्यवहारात्मक विज्ञान है, प्योर साइंस नहीं है। यह आपको याद रखना है। शिक्षा मनोविज्ञान है, मानक विज्ञान नहीं है। मानक विज्ञान यानी स्टैंडर्ड साइंस, प्योर साइंस नहीं है। विशुद्ध विज्ञान भी नहीं है। अनुप्रयुक्त विज्ञान है, अप्लाइड साइंस है। इसका हम एप्लीकेशन देखते हैं, तुरंत कक्षा में हम इसका एप्लीकेशन देखते हैं, तो यह अप्लाइड साइंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है। देखिए, अनुप्रयुक्त विज्ञान है, अप्लाइड साइंस है, बिहेवियरल साइंस भी है, व्यवहारिक विज्ञान भी है, सामाजिक विज्ञान भी है, समाज में रहता है बच्चा और उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का। ये सामाजिक विज्ञान भी है, लेकिन आदर्श मूलक नहीं है, स्टैंडर्ड साइंस नहीं है। यह इसका राइट आंसर हो जाएगा आदर्श मूलक विज्ञान नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षक को मदद करता है स्वयं के ज्ञान तथा तैयारी में, बच्चे के चरित्र विकास में, उचित शिक्षण विधियों के उपयोग में, या उपयुक्त सही। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान है वो शिक्षक स्वयं तैयारी करता है, किस प्रकार ज्ञान देना है बच्चों को, उसकी तैयारी करता है, उसका ज्ञान बढ़ाता है। बच्चे के चरित्र विकास में भी सहायता होता है, क्योंकि शिक्षक को यदि शैक्षिक मनोविज्ञान की जानकारी होगी तो बच्चे के नेचर के बारे में पता चलेगा और उससे बच्चे का चरित्र का विकास अच्छे से होगा। उचित शिक्षण विधि का उपयोग कर सकता है शिक्षक यदि उसे शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में जानकारी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की सहायता करता है स्वयं को जानने में, छात्रों को जानने में, कक्षा की समस्याओं को जानने में, या उपयुक्त सभी। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान बिल्कुल स्वयं को जानने में मदद करता है, छात्रों को जानने में मदद करता है और कक्षा की समस्याओं को जानने भी मदद करता है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शैक्षिक मनोविज्ञान अंतर्निहित क्षमताओं तथा सक्षमताओं का अध्ययन करता है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन करता है, समूह की विभिन्नताओं का अध्ययन नहीं करता है। समूह की विभिन्नताएं यानी कि हमने समूह बनाया है और उनको अलग अलग डिवाइड करता है, तो यह शैक्षिक मनोविज्ञान नहीं करता है। व्यक्तिगत क्षमताओं का भी अध्ययन नहीं करता है, व्यक्तिगत सक्षमताओं का भी अध्ययन नहीं करता है। यह करता है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन, किस प्रकार बच्चे अलग अलग हैं, किस प्रकार वे अलग अलग तरीके से सीख सकते हैं, इस प्रकार का अध्ययन हम शिक्षक मनोविज्ञान में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शैक्षिक मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य है शिक्षण विधि में सुधार, बिल्कुल होता है। बालक का सर्वांगीण विकास भी होता है, बालक के सामाजिक स्तर में भी सुधार होता है और शिक्षण सामग्री में भी सुधार होता है। लेकिन ये तीनों जो सुधार हैं ए, सी और डी, ये बालक के सर्वांगीण विकास के अंतर्गत आ जाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बालक का सर्वांगीण विकास। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की सहायता करती है, विकास की विशेषताओं को समझने में, बिल्कुल करती है। किस प्रकार बच्चे का विकास होता है यह शिक्षा विज्ञान में हम पढ़ते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को भी समझने में हम पढ़ते हैं, ये बिल्कुल शिक्षा विज्ञान का एक टॉपिक ही है। बालक की समस्याओं को समझने में भी होता है कि किस प्रकार उनकी मानसिक प्रक्रियाएं चल रही हैं, क्या वे लॉजिकल थिंकिंग कर सकते हैं या नहीं, इस प्रकार भी हम समझ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है? देखिए, वस्तुनिष्ठ विधि यानी किसी व्यक्ति का प्रभाव उसमें नहीं होगा, वह विधि कौन सी नहीं है? प्रयोगात्मक विधि बिल्कुल वस्तुनिष्ठ विधि है, यदि आप प्रयोग करेंगे तो रिजल्ट सेम ही आएगा। उपचारात्मक विधि भी वस्तुनिष्ठ विधि है, यदि मैं किसी बच्चे की समस्या का समाधान करता हूँ, यदि कोई दूसरा टीचर करता है तो वह भी उसकी समस्या का समाधान करेगा और दोनों का समाधान एक ही होगा, तभी वह लागू होगा। निरीक्षण विधि भी वस्तुनिष्ठ विधि है। आजकल जो है निरीक्षण या ऑब्जर्वेशन वो कैसे होते हैं, वीडियोग्राफी के द्वारा होते हैं, और वीडियोग्राफी में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, तो निरीक्षण विधि भी क्या हो जाएगी, वस्तुनिष्ठ विधि हो जाएगी। लेकिन आत्मनिरीक्षण विधि वस्तुनिष्ठ नहीं है। इसमें जो व्यक्ति अपने खुद को ऑब्जर्व कर रहा है, जो व्यक्ति मतलब ऑब्जर्वेशन कर रहा है या आत्मनिरीक्षण कर रहा है, उसमें जो भी वो ऑब्जर्वेशन लिखेगा या बताएगा उसमें खुद के अनुभव शामिल होंगे, यानी कि यह वस्तुनिष्ठ नहीं है, यह व्यक्तिनिष्ठ है। तो आत्मनिरीक्षण विधि क्या है, वस्तुनिष्ठ नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है, शिक्षा मनोविज्ञान में क्या होगा, अधिगमकर्ता से भी संबंधित है, अधिगम प्रक्रिया से भी संबंधित है और अधिगम स्थितियों से भी संबंधित है। अधिगमकर्ता यानी विद्यार्थी हो जाएगा, अधिगम प्रक्रिया यानी कि टीचिंग मेथड जो हमारी यूज़ कर रहे हैं, हम बच्चों को किस प्रकार का अनुभव दे रहे हैं, वह शिक्षण प्रक्रिया हो जाएगी। और अधिगम स्थितियाँ कैसी हैं, वहाँ का वातावरण कैसा है, बच्चों स्कूल का वातावरण किस प्रकार का है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी से संबंधित है शिक्षा मनोविज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपादेयता है यानी उसके लिए लाभदायक क्या है, क्या उपयोगी है, वहाँ पर शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की क्या उपादेयता है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या उपयोग में आता है शिक्षक के लिए। तो स्वयं के ज्ञान में तैयारी में जानकारी प्राप्त करने के लिए बिल्कुल होता है, बालकों की आवश्यकता की जानकारी के लिए भी होता है। सी है ए और बी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनोविज्ञान में बालकों के प्रति दृष्टिकोण बदल दिया है, क्या दृष्टिकोण बदल दिया गया है आपको बताना है। अतः विद्यालय इन्हें उपलब्ध कराता है। मनोविज्ञान में बालकों के प्रति दृष्टिकोण बदल दिया है, मनोविज्ञान से क्या हुआ है, जब शिक्षक मनोविज्ञान जानता है तो बिल्कुल दृष्टिकोण बदल जाता है, बालक को वो जो समझ रहा था उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। अब विद्यालय उपलब्ध क्या करा रहा है,
इसका क्या मतलब है कि यदि कोई शिक्षक मनोविज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेता है तो विद्यालय से उसको क्या मिलेगा? अधिक सूचनाएं मिलेंगी, अधिक ज्ञान मिलेगा, उपयोगी अनुभव मिलेंगे या अधिक शिक्षक मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि सूचनाएं ही मिलेंगी उसे या अधिक ज्ञान ही मिलेगा या अधिक शिक्षक ही मिलेंगे, उसे मिलेंगे उपयोगी अनुभव जो उसके जीवन में काम आए। क्योंकि शिक्षक जो है शिक्षा मनोविज्ञान की जानकारी प्राप्त कर ले रहा है, उसके बाद उसे पढ़ा रहा है, तो वही अनुभव देगा जो उसके लिए उपयोगी होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके, इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके, इससे वह अपनी परीक्षा में प्रथम आ सके, इससे वह अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। देखिए फ्रेंड्स, इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके ऐसा तो नहीं होगा, परीक्षा में प्रथम आ सके ऐसा भी नहीं होगा, आत्मसंतुष्टि मिल सके ऐसा नहीं होगा, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट जो सबसे अच्छा आंसर होगा वह होगा इससे वह अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। यह भी होगा लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पर यह होगा इससे वह अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान आत्म संतुष्टि से रिलेटेड नहीं होता है, वह तो शिक्षण की प्रक्रिया और शिक्षार्थी से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित नहीं है? शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है? व्यवहार परक विज्ञान है, बिल्कुल है, बिल्कुल हम इसमें बालक के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी बाल मनोविज्ञान ही है, शिक्षा मनोविज्ञान में आता है। यह सामाजिक विज्ञान है, बिल्कुल, क्योंकि विद्यालय है, विद्यालय के अंतर्गत हम बाल मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं, यानी कि विद्यालय को हम एक छोटी सोसाइटी कह सकते हैं, छोटा समाज, तो यह एक समाज विज्ञान भी हुआ और धनात्मक विज्ञान भी है, क्योंकि इससे बालकों का विकास हो जाता है, पॉजिटिव साइंस है। लेकिन एक मानक विज्ञान है, ऐसा नहीं है, ये महान नहीं है, मानक है, तो यह जो है वो मानक विज्ञान है, ऐसा नहीं है, ये बात गलत है, तो ये इससे संबंधित नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का शैक्षिक निहितार्थ है? बालकों को समझना, बिल्कुल शैक्षिक निहितार्थ है शिक्षा मनोविज्ञान के लिए। विज्ञान के नियमों का कक्षा में प्रयोग करना, बिल्कुल नहीं है शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत। विद्यालय की समस्याओं का प्रभावी तरीके से समाधान करना, यह भी नहीं है। विद्यालय की बहुत सारी समस्याएं हो सकती है, भवन से संबंधित समस्याएं हो सकती है, पाठ्यक्रम से संबंधित समस्याएं हो सकती है, तो अध्यापक ज़रूरी नहीं है कि ये सभी समस्याएं समाधान करे, उसे बालकों को समझना है, विश्व के बारे में स्वयं की गलतियों को सुधारना, ऐसा भी नहीं है। तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट यानी सबसे राइट आंसर जो होगा वो होगा बालकों को समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध पढ़ाने व सीखने से है? शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध पढ़ाने व सीखने से। यह कथन किसका है? तो आपको यह याद रखना है, यह कथन है स्किनर का, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशिक्षणार्थियों हेतु शिक्षा मनोविज्ञान का आधारभूत कार्य है? कक्षा शिक्षण की युक्ति सिखाना, यह कार्य है, या शिक्षण के विभिन्न पक्षों के प्रति अंतर्दृष्टि करना, यह कार्य है, या छात्रों की समस्याओं व्यवहार एवं आवश्यकता के प्रति अंतर्दृष्टि विकसित करना, यह है, या शिक्षा प्रक्रिया के मूल्यांकन के लिए अनुसंधान डिजाइन करना, यह है। तो देखिए फ्रेंड्स, शिक्षा मनोविज्ञान का आधारभूत कार्य क्या है? डिज़ाइन तैयार करना, शिक्षा मूल्यांकन के लिए अनुसंधान डिजाइन करना बिल्कुल नहीं है, शिक्षण के विभिन्न पक्षों के प्रति अंतर्दृष्टि पैदा करना भी नहीं है, ना ही कक्षा शिक्षण की युक्ति सिखाना है। यह तो छात्रों की समस्याओं व्यवहार एवं आवश्यकता के प्रति अंतर्दृष्टि विकसित करना, यह शिक्षा मनोविज्ञान का आधारभूत कार्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।